ओके फाइन। कल हमने डेरिवेशन की थी जहां पर हमने ये प्रूफ किया था कि जब दो वेव सुपर इम्पोज करती है तो उससे रिजल्टेंट भी एक वेव ही बनती है, और हमने एक्सप्रेशन निकाला था y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया था पहले स्टेप में, और फिर मैंने ये सिखाया था आपको कि जब एम्पलीट्यूड्स आपस में सुपर इम्पोज होते तो ये इक्वेशन बनती है। कैपिटल ए जो एम्पलीट्यूड बना वो क्या था हमारा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। cos थीटा है cos फाई, सॉरी cos फाई। जहां से ये बात प्रूव हो गई थी कि अगर फाई 0 डिग्री है, अगर जो वेव्स है वो कुछ ऐसे एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रही है, वेव 1 प्लस वेव 2, इसका एम्पलीट्यूड a1 इसका एम्पलीट्यूड a2, इनमें फेज डिफरेंस क्या है 0 डिग्री का, तो बाय डिफॉल्ट ये रिजल्ट क्या आ रहा था, जो कंबाइनिंग एम्पलीट्यूड था, जो नई वेव का एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आ जाएगा सीधा a1 प्लस a2। सेम वे में अगर वेव्स ऐसे सुपर इम्पोज हो रही है कि इनके बीच में जो फेज है वो 180 डिग्री का है, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा था वो क्या आ रहा था a1 माइनस a2। जस्ट थिंक अबाउट वन सिचुएशन कि अगर a1 इज इक्वल टू a2 हो जाए तो यही एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 2 है, और यही एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 0। यानी कि या तो आपको एकदम हाई एम्पलीट्यूड मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा अगर एम्पलीट्यूड को कंपेरेबल ले लिया जाए। अब हम यही एक्सप्रेशन निकाल लेंगे इंटेंसिटी के लिए। अब एक छोटी सी बात जो आपको याद रखनी है कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये वेव में से निकाल रहा हूं, +1 में हमने इस बात को पढ़ा भी हुआ है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो लाइट की वेव के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। नहीं बिल्डिंग, अगर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है तो मैं इस बात को ये लिख सकता हूं I इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट इंटू में a स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो यानी कि a1 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं I1, मतलब इस तरह से I1 बाय में के। सेम वे में a2 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं I2 बाय में के। अगर इस एम्पलीट्यूड को ध्यान से देखूं मैं इसको, मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूं a स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये हमारा थर्ड स्टेप है। हेडिंग दो जरा, एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी, एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। सबसे पहला स्टेप क्या था, वेव इक्वेशन फॉर्म करना। सेकंड स्टेप क्या था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को निकालना। थर्ड स्टेप क्या है, इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना। तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूं a स्क्वायर विल बी व्हाट, a स्क्वायर का मतलब क्या होगा I बाय में के, I रिजल्टेंट बाय में के। a1 स्क्वायर का मतलब क्या होगा I1 बाय में के। a2 स्क्वायर का मतलब क्या होगा I2 बाय में के। 2a1 a2 को क्या लिख सकता हूं 2 रूट I1 बाय में के मल्टीप्लाई बाय रूट I2 बाय में के। a1 की जगह रूट I1 बाय में के, क्योंकि a1 स्क्वायर I1 बाय के लिख रहा हूं ना मैं, और cos फाई एज इट इज। इसको जब मैं सिंपलीफाई करूंगा मुझे लगता है कि सब जगह से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो इन दैट एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई। दिस इज और रिजल्टेंट इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन तुमने निकाल लिया। इंटेंसिटी का मतलब है कि जो हमको इंटरफेरेंस में स्क्रीन पर जो ब्राइट एंड डार्क स्पॉट मिल रहे थे उनकी इंटेंसिटी कैसी रहेगी। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं यहां पर। मैंने कल आपको यह बताया था या तो बिल्कुल ब्राइट है या बिल्कुल डार्क है, तो इसका मतलब मुझे ब्राइट और डार्क की कंडीशंस निकालनी पड़ेगी इंटेंसिटी से। निकाल के देखते हैं, इसको देख लेते हैं निकाल कर। जब भी मैंने बोला कि फाई की वैल्यू 0 है ना, फेज डिफरेंस 0 है, तो उसका मतलब क्या था कि कंस्ट्रक्टिव है। क्रेस्ट पर क्रेस्ट गिर रहा है, ट्रफ पर ट्रफ गिर रहा है, और कंस्ट्रक्टिव का मतलब मुझे एक ब्राइट स्पॉट मिलना चाहिए, है ना।
कंस्ट्रक्टिव का मतलब ब्राइट स्पॉट मिलना चाहिए, तो क्या ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर पा रहे इस बात को? देखें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी व्हाट, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री करने से मुझे जो एक्सप्रेशन मिल रहा है बेटा वो ये मिल रहा है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2, शायद ये बन जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। दिस इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर मैक्सिमा। इसको मैक्सिमा बोल दूं या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब ब्राइट स्पॉट का मतलब सही है बिल्कुल, जब 0 डिग्री का एंगल है तभी देखो कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। अगर सोर्सेस कोहेरेंट थे, अगर हमने सोर्सेस कोहेरेंट लिए तो इसका मतलब I1 मस्ट बी इक्वल टू I2, सेम तरह की इंटेंसिटी होगी, सेम तरह की रेडिएशन होगी, सेम तरह का सब कुछ होगा, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो कितनी आ जाएगी अगर I1 को I2 के इक्वल प्रूव कर दो। तो देख लो क्या बन रहा है यहाँ पर, ये बन जाएगा I प्लस 2 अंडर रूट I इट विल बी व्हाट 4I। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या बन जाएगी 4 टाइम्स ऑफ I। ठीक है, अगर ये ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी है तो डार्क स्पॉट की इंटेंसिटी हर हालत में 0 होनी चाहिए, क्योंकि डार्क का मतलब कंप्लीटली डार्क, या तो लाइट है या बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने कंडीशन लगा ली ना कि फाई 0 कब था, जब कंस्ट्रक्टिव था इंटरफेरेंस। अब 180 डिग्री पुट करके देखते हैं साइड में कहीं, क्या 180 डिग्री में कंप्लीटली डार्क मिल रहा है, क्या 180 डिग्री में खत्म हो रही है ये टर्म, बिल्कुल भी। देखते हैं, तो जब फाई की वैल्यू थी 180 डिग्री, वेव्स मतलब कुछ ऐसे आपस में सुपर इंपोज हो रही थी, कुछ ऐसे। तो इस रिजल्ट में क्या मिल रहा है अपने को, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ रही थी, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 और cos 180 डिग्री, शायद cos 180 डिग्री होता है -1, तो -1 अगर पुट कर दूं तो ये रिजल्ट बन जाएगा बेटा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट माइनस 2 रूट I1 रूट I2। ओके, ये आ जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। यानी कि मुझे यहां पर क्या मिल रहा है, एक मिनिमा मिल रहा है, मतलब इसको बोलूंगा मैं मिनिमा। और मेरे एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, अगर कल मैंने आपको बताया था तो मैंने सिर्फ कोहेरेंट सोर्स की बात की थी, और कोहेरेंट सोर्स में क्या होता है I1 इज इक्वल टू I2। अब वैल्यू डाल के देख, मेरे ख्याल से खत्म हो गया सब कुछ। अगर I1 I2 के बराबर रख दूंगा यहां पर तो देख क्या बन रहा है, I1 प्लस I2 को मैं सीधा I लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि मैंने तो कल जो सोर्सेज लिए थे उनकी इंटेंसिटी सेम थी, सेम तरह के सोर्स थे, सेम तरह की इंटेंसिटी होगी। I1 प्लस I2 की जगह क्या जाएगा, I प्लस I माइनस 2 रूट I इंटू में रूट I, तो ये 2I माइनस 2I क्या हो गया 0। तो बेटा ये तो बात प्रूव हो गई जो मैं बोल रहा था, या तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बिल्कुल 0 है, या तो बिल्कुल भी लाइट की इंटेंसिटी है नहीं, या फिर 4 गुना ज्यादा है, देयर इज नो इन बिटवीन। या तो लाइट 4 टाइम्स ब्राइट होगी एक्चुअल लाइट से, या बिल्कुल भी नहीं होगी, तभी आपको अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क स्पॉट मिल रहे थे। एक बार इसको दोबारा से सम अप करने की कोशिश करते हैं कि मेरा कहने का मतलब क्या था। मैंने कल आपको जो डेरिवेशन, मतलब जो कल मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था, उसमें हमने देखा था कि वेव सुपर इंपोज कर रही है। सुपर इंपोज मतलब जब मैं 2 कोहेरेंट सोर्सेज ले रहा हूं तो उनकी वेव्स आपस में कोलैप्स कर रही है कई जगह पर, जिससे अपने को स्क्रीन पर अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क पैटर्न मिल रहा है। कल मैंने वीडियो लेक्चर भी एक शेयर किया था जिसमें पॉइंट के अंदर वो इंटरफेरेंस का एग्जांपल दिया गया था कि या तो बिल्कुल वेव्स बन नहीं रही थी या बिल्कुल बड़ी बड़ी वेव्स बन रही थी। ठीक है, तो मैंने ना एम्पलीट्यूड तक तो बात समझा दी थी कि एम्पलीट्यूड ऐड कैसे होता है, ये ना एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन प्रूफ किया था मैथमेटिकली। फिर हमने आज क्या सीखा कि अगर वेव की इंटेंसिटी जज करनी है तो वो एम्पलीट्यूड से जज होगी। वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वो ब्राइट होगी। यानी कि जो वेव है, अगर एक का वेव का एम्पलीट्यूड ऐसे है और एक वेव का एम्पलीट्यूड ऐसे, तो मैं बोलूंगा इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, मैं ऐसा बोलूंगा। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का डायरेक्टली स्क्वायर होती है, ठीक है। यानी कि A1 स्क्वायर को मैं I1 बाय के लिख सकता हूं और A2 स्क्वायर को I2 बाय के लिख सकता हूं। मैंने यही चीज यहां पर पुट कर दी जो मेरा कल वाला एक्सप्रेशन था। इससे मुझे इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया, क्योंकि मुझे तो मैक्सिमम और मिनिमा जज करना था ना कि ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट की कंडीशन क्या है। तो मैंने बना दिया यार कि ये रिजल्टेंट क्या आ रहा है, cos फाई पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जब वेव्स कंस्ट्रक्टली आपस में कोलैप्स हो रही थी तो फाई 0 था,
और फाई को 0 पुट करा तो मुझे मिल भी रहा है 4 टाइम्स इंटेंसिटी। और जब वेव्स डिस्ट्रक्टिवली आपस में कोलैप्स हो रही थी तो देखो 180 डिग्री पुट कर दिया और मिनिमा मिल भी रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर। ये आएगा कंसेप्चुअल में, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं। और I मिनिमा का मतलब क्या होता है, √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। अगर कोहेरेंट सोर्सेज लोगे तो I1 हमेशा I2 के बराबर होगा, इसलिए 4I0 अपॉन में 0 मिलेगा आपको रेशियो। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। ओके, अगला एक्सप्रेशन निकालते हैं। अब एक और चीज करते हैं इसमें, ये आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम दोबारा डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे चीज को समझने के लिए। अब हम पाथ डिफरेंस की कंडीशन निकाल लेंगे। जैसे कि समझना इस बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे कि ये स्क्रीन थी, यहां पर हमने स्लिट्स बना रखी थी दो। ठीक है, अब अगर मान लो यहां पर कोई भी एक स्पॉट बन रहा हो, इस जगह पर बन तो सभी जगह पर है, मैं किसी इस जगह की स्पॉट की बात कर रहा हूं। इस जगह पर अगर कोई स्पॉट बन रहा होगा, या वो डार्क हो या ब्राइट हो, कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता, कोई भी पॉसिबिलिटी, 50% पॉसिबिलिटी डार्क हो। अगर यहां पर डार्क होगा तो उसके जस्ट नीचे ब्राइट होगा, है ना, तो अपने को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि यहां पर कोई ना कोई फ्रिंज बन रही होगी। तो जो वेव यहां से यहां पर ट्रेवल कर रही होगी, मान लो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा कुछ x। अब हालांकि स्लिट्स बहुत पास होती है एक दूसरे के, बहुत नैरो स्लिट्स होती है और एक दूसरे के पास बनाते हैं, तो जूम करके बना रहा हूं ताकि डायग्राम आप समझ सको। लेकिन कहीं ना कहीं शायद जो यहां से वेव यहां पर ट्रेवल कर रही होगी, सुपर इंपोज कर रही होगी आपस में, इस वेव को कुछ डिस्टेंस फालतू कवर करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इस वेव को x प्लस डेल्टा x डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा यहां पर सुपर इंपोज होने के लिए। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर ये डिस्टेंस x है तो शायद इसने इतना डिस्टेंस फालतू ट्रेवल किया, ये था डेल्टा x, और ये कितना है x। इस डेल्टा x को मैं बोलता हूं पाथ डिफरेंस, की दोनों स्लिट्स के बीच का जो, मतलब दोनों स्लिट्स से जो वेव ट्रेवल करी उनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस है, कितना रास्ते का फर्क है, इसको कितना चलना पड़ा और इसको कितना दूर चलना पड़ा, वो जो डिफरेंस है उसको बोलता हूं पाथ डिफरेंस। दिस डेल्टा x इज बेसिकली पाथ डिफरेंस। हम फेज डिफरेंस भी पढ़ते हैं। फेज डिफरेंस क्या होता है, एंगल्स के बीच में जो हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड का जो एंगल है। पाथ डिफरेंस होता है कि उनकी प्लेसमेंट कहां पर है। ठीक है, तो अब इस पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो हेडिंग दे दो एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस, या आप ये लिख दो कंडीशंस, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कुछ कंडीशन से ड्राइव करेंगे, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, समझते इस बात को फिर। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि कंस्ट्रक्टिव में क्या था। अब तक हमने क्या पढ़ा यार कंस्ट्रक्टिव में? कंस्ट्रक्टिव हमने ये पढ़ा है कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो ये थी कुछ I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2। ठीक है, और यहां पर था बेटा cos फाई। फिर हमने ये देखा कि अगर फाई की वैल्यू, अच्छा कोस मैक्सिमम कब कब हो सकता है? मेरे ख्याल से कोस 0 पर मैक्सिमम हो सकता है, और इसके बाद शायद 2 पाई पर मैक्सिमम हो सकता है, उसके बाद शायद 4 पाई पर मैक्सिमम हो सकता है, शायद 6 पाई पर मैक्सिमम हो सकता है ना। ये वो वैल्यूज है ना जहां पर कोस फाई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैं लिख रहा हूं कि यार अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए ना, अगर मुझे चाहिए आई की वैल्यू मैक्सिमम हो हमेशा, इंटेंसिटी ब्राइट मिले, तो उसके लिए फॉर दैट जो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो फेज डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 2n पाई होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2। जहां पर n की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 2 3 अप टू n।
मतलब n को 0 पुट कर दूंगा तो फेज 0 आ जाएगा, वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी। n को 1 पुट कर दूंगा तो 2 पाई मिल जाएगा, n को 2 पुट कर दूंगा तो 4 पाई मिल जाएगा, n को 3 पुट कर दूंगा तो 3 पाई मिल जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि कंडीशन क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कि फेज डिफरेंस को कितना होना पड़ेगा 2n पाई, मल्टीपल ऑफ मतलब पाई का मल्टीपल 2n के टर्म्स में, तभी मुझे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई मिल सकता है। ठीक है, परफेक्ट। तो मैंने यहाँ पर सिचुएशन बना दी कि 5 को 2n पाई होना पड़ेगा। अब ठीक है, अब एक रिलेशन जो आपको पता होना चाहिए कि जो पाथ डिफरेंस है यानी कि जो डेल्टा एक्स है उसको हम लिख सकते हैं बेटा लैम्डा बाय 2 पाई टाइम्स ऑफ 5। ये हमने +1 में ड्राइव भी किया था। या मैं बोल दूं कि जो डेल्टा एक्स है वो k फाई के इक्वल होता है। k का मतलब वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट, जिसका मतलब क्या होता है लैम्डा बाय, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये ऐसे होता है कुछ रिलेशन, जो फाई होता है वो किसके इक्वल होता है k डेल्टा x के इक्वल, और k का मतलब क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x। तो आप सिर्फ ये ध्यान रखो, ये आपको रिमेंबर, ये याद रखना पड़ेगा। +1 में एक्सप्रेशन आता भी, हालांकि पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2 पाई टाइम्स ऑफ फेज डिफरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा कंस्ट्रक्टिव मिले, तो मैं डेल्टा एक्स निकालना चाह रहा हूं, लैम्डा बाय 2 पाई एज इट इज, फाई की वैल्यू क्या ड्राइव करी है मैंने 2n पाई, तो मल्टीप्लाई क्या कर दो 2n पाई। यहां से मुझे पता लगा कि जब भी डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि जो डेल्टा एक्स है, अगर लाइट की वेवलेंथ है मान लो 1 नैनोमीटर, डेल्टा एक्स अगर 1 नैनोमीटर है, पाथ डिफरेंस अगर 1 नैनोमीटर, तो हमेशा क्या मिलेगा कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। सेम वे में अगर 2 नैनोमीटर है तब भी क्या मिलेगा कंस्ट्रक्टिव, 3 नैनोमीटर है तब भी क्या मिलेगा कंस्ट्रक्टिव, मतलब n टाइम्स लैम्डा होगा जब डेल्टा एक्स की वैल्यू, उस केस में हमेशा यहां पर क्या मिलेगा आपको एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट स्पॉट मिलेगा। तो पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए। इस बात को मैं अभी यहां लिख रहा हूं, उसको मैं दोबारा भी उठाऊंगा बाद में। सेम वे में अब जैसे मैंने कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन बना ली कि भी जब भी वेवलेंथ टाइम्स n की वैल्यू होगी, मतलब या तो 1 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, तो हमेशा यहां पर एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा। अब ये चीज ना डिस्ट्रक्टिव के लिए सोचते हैं, डिस्ट्रक्टिव यानी कि डार्क स्पॉट कब मिल सकता है, तो डार्क एक्सप्रेशन तो वही है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई। अब फाई की वैल्यू क्या हो कि डिस्ट्रक्टिव मिले, 100 नेगेटिव वैल्यू चाहिए ना मुझे कोस की, तो 180 डिग्री यानी कि पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए, और क्या हो जाए 5 पाई, 7 पाई, है ना। इसको क्या बोलते हैं कि जब भी ओड मल्टीपल हो, तो इसको भी जनरलाइज करके लिख देता हूं मैं, यानी कि फाई की वैल्यू क्या आ जाए 2n-1 टाइम्स ऑफ पाई आ जाए, है ना। और n की वैल्यू को हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, n goes from 0, 1, 2, 3 up to n। 0 पुट करूंगा तो पाई आ जाएगा, 0 पुट करूंगा तो पाई आएगा ना, 2n + 1 होता है 2n + 1, अब फिर तो माइनस पाई आएगा नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अगर मैं इसको 2n + 1 ले लूंगा, ठीक है 2n + 1 ले लूंगा अगर मैं, तो फिर मुझे इसको चलाना नहीं, क्योंकि हाँ ठीक है, 0 पुट करूंगा तो पाई आएगा, 1 पुट करूंगा तो 3 पाई आएगा, 2 पुट करूंगा तो 5 पाई आएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी 2n + 1 पाई। अगर जब भी फेज डिफरेंस इस ये मल्टीपल में आ जाए कोस के, तो मुझे हमेशा ब्राइट स्पॉट मिलेगा। अब पाथ डिफरेंस क्या होगा, मुझे पता है कि डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है लैम्डा बाय 2 टाइम्स ऑफ 5। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2n + 1 टाइम्स ऑफ पाई, पाई से पाई उड़ा दो, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा बेटा लैम्डा बाय 2 2n + 1, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूं, ये लिखूं लैम्डा n + 1/2। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, ये आ जाए लैम्डा n + 1/2 टाइम्स, तो मुझे क्या मिलेगा एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अब तक देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं मैंने क्या क्या ड्राइव किया। मुझे ना ये तो पता था कि फेज डिफरेंस 0 डिग्री हो,
2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, तो मुझे यहाँ पर फेज डिफरेंस की टर्म में पता था कि मैक्सिमा या मिनिमा कैसे मिलेगा। लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि पाथ डिफरेंस की टर्म में भी पता लग जाए। तो पाथ डिफरेंस की टर्म में कैसे पता लगा? अगर पाथ डिफरेंस n टाइम्स लैम्डा है तो क्या मिल जाएगा? कंस्ट्रक्टिव। अगर पाथ डिफरेंस n प्लस 1/2 टाइम्स लैम्डा है तो क्या मिल जाएगा? डिस्ट्रक्टिव। तो इस तरह से मैंने ये चीज डिटरमाइन कर ली कि ठीक है यार, एंगल क्या हो और पाथ डिफरेंस क्या हो मुझे, ताकि ब्राइट और डार्क स्पॉट मिल जाए। इसको लिखो जल्दी से। ओके, तो फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस की कंडीशंस निकालने के बाद अब हम बात करेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसमें क्वेश्चन बनता ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला स्टेप है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। आई रिपीट, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से अपना क्या मतलब है? देखो, अपना ये मतलब है यार, जो भी हमने अब तक ड्राइव किया है ना, वो सभी चीजें मैं यूज करूंगा यहाँ पर। देखो, मैंने ये देखा कि आई मैक्सिमा का मतलब ये था √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, और आई मिनिमा का मतलब ये था √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। अगर मैंने सोर्सेस कोहेरेंट लिए तो हमने भी प्रूफ करा एक बात कि ये क्या आ जाएगा? प्रॉपर 4i, और ये क्या आ जाएगा? 0। आइदर देयर विल बी परफेक्टली ब्राइट, अदर देयर विल बी कंप्लीटली डार्क। ठीक है, फिर मैंने ये भी देखा कि यार 4i आने की कंडीशन क्या है? उसके लिए फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फाई की वैल्यू होनी चाहिए 2n पाई, है ना, और डेल्टा x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा n लैम्डा, है ना। ये चीजें ड्राइव करी हमने, और फिर मैंने देखा कि इस 0 आने की कंडीशन क्या है? ये होना चाहिए कितना? 2n प्लस 1 पाई, और ये कितना होना चाहिए? n प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। तो देखते हैं। अच्छा, एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो जरूरी है, अगर मान लो एक स्लिट यहां पर है और एक स्लिट यहां पर, एग्जैक्ट इनके सेंटर में अगर सुपर इंपोज होकर वेव बनेगी यहां पर एग्जैक्ट, तो आपको नहीं लगता कि पाथ डिफरेंस 0 की कंडीशन है? तो हमेशा इंटरफेरेंस में सेंटर पर एक ब्राइट फ्रिंज बनती है, और उस ब्राइट फ्रिंज के आसपास सारी डार्क, मतलब अगर सेंटर पे ब्राइट है तो यहाँ पर डार्क, यहाँ पर डार्क। ठीक है, सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट होगी, क्योंकि यहाँ के लिए वेव को कोई भी क्या पाथ डिफरेंस नहीं है। अगर पाथ डिफरेंस नहीं है तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, फेज डिफरेंस 0 तो मैक्सिमम। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? स्लिट एरी, दूसरी स्लिट एरी बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में, अगर जितना डिस्टेंस ये कवर करेगी उतना ये कवर करेगी, पाथ डिफरेंस खत्म। अगर पाथ डिफरेंस नहीं है तो फेज डिफरेंस भी नहीं होगा, तो इसलिए सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट होगी। अभी मैं की पॉइंट में लिखवा देता हूँ ये चीज, ठीक है। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बनानी है? हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो ऐसे, सेंटर पे लिख रहा हूं 0, यहां पर लिख रहा हूं बेटा 2 पाई, इसको मैं बना देता हूं 2 पाई पाई, यहां पर लिख रहा हूं पाई, यहां पर लिख रहा हूं 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, फिर 6 पाई। ठीक है, अब इधर की तरफ चलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ माइनस पाई, यहाँ पर -2 पाई, यहाँ पर -3 पाई, यहाँ पर -4 पाई, यहाँ पर -5 पाई। ठीक है यार, ये जो मैंने ले रखा है ना यहाँ पर, ये बोल रहा हूँ कि दिस इज फेज डिफरेंस, है ना। फेज डिफरेंस को मैंने एक्स एक्सिस पर ले लिया ऐसे, ठीक है। यहां पर एक लाइन खींच देता हूं ऐसे, ठीक है, और ये लेवल क्या बेटा 4i0 लेवल है, ये मतलब 4i लेवल है। तो शायद कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ज्यादा ऊपर बना दिया मैंने, थोड़ा नीचे बना देता हूं ताकि मेरे लिए भी इजी रहे। चलो, ये 4i लेवल है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई फ्रिंज कंप्लीटली ब्राइट है तो शायद उसका लेवल ये होगा, देखो अगली ब्राइट फ्रिंज कहां पर होगी? अगली ब्राइट फ्रिंज ऐसे होगी कुछ। अच्छा, मैं देखो ये जो पैटर्न बना रहा हूं, देखो कैसे बनेगा ये पैटर्न अभी फिलहाल। ठीक है, बढ़िया। सेम भी मैं यहां पर उठा लूंगा ऐसे इसको,
हालांकि इक्वल एक जैसा बनाना है हमने, गैप का थोड़ा ध्यान रखना। गैपिंग ज्यादा होगी, -2 पाई -3 पाई, ठीक है, -4 पाई -5 पाई, ठीक है, और -6 पाई -7 पाई, 4 पाई, और ये हो जाएगा ऐसे ऐसे। अच्छा मैं यहाँ पर ना ये चीज, अच्छा आपने इस चीज का ध्यान रखना पेपर में, यहाँ तो चलो मेरे पास स्केल नहीं है, कि इनकी विड्थ एक जैसी हो, ठीक है। अब देख जहां पर ये पीक मिल रही है, तेरे को नहीं लगता कि इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है मैक्सिमा, आई मैक्सिमा। आई मैक्सिमा कब मिल रहा है? 6 पाई पर, -6 पाई पर। ये कब मिल रहा है? -4 पाई पर। ये कब मिल रहा है? -2 पाई पर। ये कब मिल रहा है? 0 पर। ये कब मिल रहा है? 2 पाई पर। ये 4 पाई पर। मैक्सिमा देख कब मिल रहा है? 4 पाई पर। ये कब मिल रहा है? 6 पाई पर। मिनिमा कब कब मिल रहा है? -5 पर, -3 पर, -5 पर। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देख पाई पर, 3 पाई पर, जब भी ओड मल्टीपल है तो तो मिनिमम है। इवन मल्टीपल पर क्या मिल रही है? एक जैसे। और सारी कर्व कैसी? एक जैसी, सभी के सभी 4i नोट की, या तो सीधा सीधा 4i है या बिल्कुल 0 है। आइदर विल बी कंप्लीटली ब्राइट और या फिर बिल्कुल 0। ये कुछ ऐसा पैटर्न नहीं है, मतलब ये कुछ ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा। देखो कुछ ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा। ये कैसा बन रहा है? बिल्कुल डार्क और बिल्कुल ब्राइट, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और मैंने फेज डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया। आप चाहो तो उसको पाथ डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 0 ले रखा है तो पाथ डिफरेंस 0 ही होगा। ये फर्स्ट यहाँ पर पाई अगर इसमें वैल्यू डालनी स्टार्ट कर दो तो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जनरली आपसे फेज डिफरेंस में पूछा जाता है, अगर पाथ डिफरेंस में पूछ ले तो भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि पाथ डिफरेंस में मैक्सिमा की कंडीशन क्या? n लैम्डा। तो मैक्सिमा जहां जहां पर होगा 0, इसको क्या बोलूंगा? लैम्डा। इसको क्या बोलूंगा? 2 लैम्डा। इसको क्या बोलूंगा? 3 लैम्डा, है ना। जो बाकी रह जाए वो क्या हो जाएगा? इस तरह से, ठीक है। तो ये कर्व बना लो। तो यहां पर ना ये चीज भी सेटिस्फाई हो रही है कि लाइट कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी। मतलब अगर लाइट आई थी तो या तो 4 टाइम्स ब्राइट होगी या बिल्कुल खत्म हो गई। अपने आप को उसने खत्म नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं हो कि एनर्जी का लॉस हुआ, या तो बिल्कुल ब्राइट फ्रिंज बन गई या बिल्कुल डार्क स्पॉट बन गई। तो यहां पर क्या हो रहा है? कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी, क्योंकि या तो परफेक्टली ब्राइट है या फिर परफेक्टली डार्क है। और क्या क्या समझ आ रहा है? सेम फ्रिंज विड्थ होगी, सभी की जो विड्थ है वो एक जैसी होगी। और क्या समझ आ रहा है? रेशो क्या होगा? आई मैक्स रेशो आई मिनिमा, ये होगा 4:0 एक तरह से, या तो 4i नोट है या 0 है, ऐसे बोलूंगा ना। कंडीशनल है, अगर इंटेंसिटी बराबर हो तो, ठीक है। इसको बनाओ जरा, फिर कुछ एडिशनल बातें करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट कर्व है यार, आ सकती है। ओके, 6th स्टेप इज सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस, ठीक है। तो कुछ बातें हैं, डायरेक्टली आप इसको लिख लो क्योंकि डायरेक्टली यूज होगी। हमने ये पढ़ा कि देखो पहली बात, I1 इज बेसिकली KA1 स्क्वायर, I2 इज बेसिकली KA2 स्क्वायर। इंटेंसिटी का अगर रेशो दे दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि दो लाइट वेव्स उनकी इंटेंसिटी का रेशो 36:72 है, एम्पलीट्यूड का रेशो बताओ, तो वो यहां से निकाला जा सकता है ऐसे। A1/A2 क्या होगा? ये होगा। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन तो ये तैयार हो गया आपके पास। या तो इसको आप ऐसे समझ लो फर्स्ट रिलेशन, या इसको आप ऐसे समझ लो I1/I2 विल बी A1 स्क्वायर अपॉन में A2 स्क्वायर। ये दोनों रिलेशन एक दूसरे के अंदर यूज किए जा सकते हैं, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विड्थ के, विड्थ ऑफ स्लिट के।
जितनी ज्यादा मैं स्लिट की विड्थ रखूंगा उतनी लाइट ब्राइटर निकलेगी बाहर, उतनी ज्यादा लाइट ज्यादा निकलेगी। तो मैं बोल रहा हूं कि I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, विड्थ साइज के। स्लिट की चौड़ाई कितनी रख रहे हो, मतलब उसको नैनोमीटर में रख रहे हो क्या मिलीमीटर में रख रहे हो, तो रिलेशन ये बनता है I1 by I2 इज डायरेक्टली इक्वल टू W1 by W2। W1 W2 का मतलब क्या, स्लिट की विड्थ कितनी है, जो आप वो होल कर रहे हो उसकी विड्थ कितनी है। इससे ये भी चीज मिल रही है अपने को कि I1 I2 W1 by W2 के इक्वल है। बट I1 और I2 A1, ये गलत लिख दें, हाँ ठीक है, A1 स्क्वायर अपॉन में A2 स्क्वायर भी के इक्वल भी है। तो इसका मतलब A1 by A2 का स्क्वायर इक्वल्स टू W1 by W2। तो रिलेशन ये भी मिल जाता है A1 by A2 इज इक्वल टू अंडर रूट W1 by में W2। अभी आपको सारे क्वेश्चंस में एक साथ करवाता हूँ इस पर, ठीक है। इंटेंसिटी विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के साथ ऐसे ये रिलेशन है इसका, कैसे के तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो इन दोनों में आपसे रिलेशन क्या होगा तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। इसको बनाओ जरा, फिर क्वेश्चन देखते हैं इस पे क्या अप्लाई करना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं इस पे। प्रीवियस ईयर, ओके, राइट ऑन वन क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मिनिमा टू मैक्सिमा। सर क्लास है आज? हाँ, रोटेशनल की, बैठ जाओ। फाइंड रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मिनिमा टू मैक्सिमा, मिनिमा टू मैक्सिमा, आई मिनिमा अपॉन में आई मैक्सिमा निकालना है। इफ, सॉरी उल्टा बोल दिया, रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ आई मिनिमा टू मैक्सिमा इज 9:25, यानी कि आई मिनिमम अपॉन में आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, 9:25। फाइंड रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ टू स्लिट्स, फाइंड रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ टू स्लिट्स। हाँ जी, इंटेंसिटी की तो गिवन ही है, मतलब आपको बता देता हूँ कि गिवन क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। आपको ना ये रेशियो गिवन है, सुनो, आपको ये रेशियो ये वाला गिवन है, आई मिनिमा अपॉन में आई मैक्सिमा, ये रेशियो गिवन है। आई मिनिमा टू मैक्सिमा कितना दे रखा है आपको, 9/25। इस इंफॉर्मेशन से आपको बताना है कि W1 by W2 का क्या होगा रेशियो, यही होगा। बहुत बढ़िया, गलत, ये तो बहुत गलत का क्वेश्चन कर दिया। आई मिनिमा का मतलब I1 थोड़ी है, आई मिनिमा का मतलब I1 थोड़ी है। आई मिनिमा का मतलब क्या है, रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, ये नहीं है आई मिनिमा का मतलब। अरे आई मिनिमा बोला है मैंने, I1 नहीं बोला मैंने, ये नहीं बोला कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, मैंने बोला रेशियो ऑफ मिनिमा टू मैक्सिमा। बच्चा ये गलती करता है इसमें। और ये क्या होगा नीचे, रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू ये दे रखी है और इस इंफॉर्मेशन पे आपको बताना है W1 by W2 क्या होगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके I1 by I2 निकाल लो, तब आपका रेशियो आएगा। सेम इसमें मुझे ये भी बता दो कि A1 by A2 भी क्या होगा फिर, ठीक है, करो जल्दी। चलो यार इसको देख लो जरा स्टेप बाय स्टेप। देखो इस बात को शायद मैं ये लिख सकता हूं, रूट I1 माइनस रूट I2 अपॉन में रूट I1 प्लस रूट I2 इक्वल्स टू 3/5। अगर मैं दोनों का स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दूं, क्या बात बन सकती है ये वाली? देखो यार बन सकती है कि नहीं बन सकती? बन सकती है ना। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख दूं, रूट I1 को क्या A1 लिख सकता हूं? देखना देख A1 क्या होगा, रूट I1 टाइम्स होगा। देख मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, रूट I1 को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि मेरी कैलकुलेशन स्मूथ हो, मैं इसको A1 माइनस A2 अपॉन में A1 प्लस A2 लिख रहा हूं। एम्पलीट्यूड की टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। सामने क्या आ जाएगा,
3/5। अगर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, 5a1 माइनस 5a2, सामने क्या आ जाएगा 3a1 प्लस 3a2। ओके, a1 a2 को जोड़ दे यार, क्या बन रहा है 2a1 इक्वल्स टू 8a2। तेरे को a1/a2 का रेशो पता लग गया? a1/a2 का रेशो क्या है 4:1 है ना? अरे 4:1 आ रहा है। अगर a1/a2 का रेशो 4:1 है तो i1/i2 का रेशो क्या होगा 16:1 होगा। अगर i1/i2 का रेशो 16:1 है तो w1/w2 का भी क्या होगा? क्या क्वेश्चन आसान था? क्वेश्चन तो आसान था। ऐसे इन रिलेशंस का यूज करते हैं। ये मैंने जस्ट एक झलक दी कि हाँ, मैं वो जो कहानियां सुना रहा था आपको वो क्यों, वो इसलिए यूज करनी है। आई मिनिमा इज डिफरेंट देन i1, आई मैक्सिमा इज डिफरेंट देन i2, राइट? तो इस तरह से कर रहा था। बाकी अगले इसको एपिसोड में करेंगे क्वेश्चन को।